नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं चर्चा द ट्रुथ। और चर्चा द ट्रुथ में आज बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ भारत की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू जुड़ चुके हैं। आइए पहले उनका कार्यक्रम में स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका चर्चा द ट्रुथ के इस कार्यक्रम में। और हमारी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने दर्शकों तक जो भी मसला है उसकी सच्चाई पहुंचा सके। आपसे अनुरोध है कि आप भारत में जो एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग चला रहा है उसे कैसे देखते हैं, खास करके एसआईआर को 10 से अधिक राज्यों में चुनाव आयोग करवा रहा है और जिस तौर तरीके से कराया जा रहा है, जैसे किसी बात की हड़बड़ी हो, जल्दबाजी हो। क्या ये भारत के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, जैसा कि विपक्ष का आरोप है, या फिर चुनाव आयोग के कार्यक्षेत्र को आप कैसे देखते हैं? क्या ये नागरिकता जांच का मुखौटा, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है, क्या ये इस तरह से काम कर रहा है जो कि चुनाव आयोग का कार्यक्षेत्र नहीं है नागरिकता जांचना? मार्कंडे सर। देखिए, मेरा नजरिया और लोगों से बिल्कुल फर्क है, तो थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा अपनी बात समझाने का। जी। ये जो सारी बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट पे रिगिंग कर ली, कितने वोट काट दिए, कोई कहता है 60 लाख वोट काट दिए, कोई कहता है 80 लाख वोट, ये बिहार के बारे में बात हो रही थी। और वोट चोरी हो गई, ये सब जो बातें हो रही हैं ये लेके चल रही हैं कि लोकतंत्र अच्छी चीज है और वोट चोरी उसका हनन है, उसको खत्म कर दे, लोकतंत्र को खत्म कर देता है। जी। यही तो लॉजिक है ना। वोट चोरी बुरी चीज है क्योंकि वो लोकतंत्र खत्म कर देता है और लोकतंत्र अच्छी चीज है। जी। मेरा कहना है कि जो पहली बात आप लेके चल रहे हैं कि लोकतंत्र अच्छी चीज है, पहले मैं उसी पे सवाल उठाता हूं। ये थ्योरी में लोकतंत्र की बात मत करिए। लोकतंत्र एज प्रैक्टिस इन इंडिया, हिंदुस्तान में कैसे चलता है उसकी बात करिए स्पेसिफिकली। एक जनरल बातें लोकतंत्र की मत करिए। ठीक है। सब जानते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र चलता है वो ज्यादातर कास्ट और कम्युनल वोट बैंक पे चलता है। सबको मालूम है जो भारत में रहते हैं कि जो वोटर वोट देने जाता है तो ये नहीं देखता है कि उम्मीदवार अच्छा आदमी है कि बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, क्या प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्या बेरोजगारी बढ़ रहा है, ये सब कुछ नहीं देखता। सीधे सीधे भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी पे वोट देता है। जी। 90%, मैं 100% नहीं कहता हूं। और कास्टिज्म और कम्युनल तो फ्यूडल फोर्सेस हैं, सामंती शक्तियां हैं। इनका विनाश किए बगैर देश तरक्की नहीं कर सकता है। मगर भारत में जैसे लोकतंत्र प्रैक्टिस किया जाता है वो तो ये सामंती शक्तियां यानी जातिवाद और सांप्रदायिकता को और मजबूत करता है, क्योंकि इसी पे चलता है। तो कैसे लोकतंत्र अच्छी चीज? देखिए, एक चीज आप समझने की कोशिश करिए, लोकतंत्र चीज भी हो सकती है, बुरी चीज भी हो सकती है। जी। जो लोकतंत्र इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट इज ओनली अ मीन्स टू एन एंड। जो एंड क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए लोगों को बेहतर जिंदगी देना, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाना, ये एंड होता है। ये हमारा मकसद होना चाहिए। जी। अगर लोकतंत्र इसमें मदद करता है तो अच्छी चीज है, मगर इसका उल्टा करता है तो बुरी चीज है। मैं कहता हूं भारत में लोकतंत्र बुरी चीज है, क्योंकि लोकतंत्र जो भारत में जैसे प्रैक्टिस होता है वो तो सामंती शक्तियों को और मजबूत करता है। जैसा मैंने अभी कहा जी। कि पूरा हमारा यानी आप समझिए कि 2024 का जो संसदीय चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव, पाया गया जो मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट हुए उसमें से करीब आधे बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं। जी। आप देख लीजिए, गूगल में देख लीजिए। जी। जी।
आधे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए उनके खिलाफ बड़े गंभीर क्रिमिनल चार्जेस हैं। जी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि हमारा वोटर ये नहीं देखता है कि उम्मीदवार क्रिमिनल है कि नॉन क्रिमिनल है, वो सीधे जात बिरादरी पे जाता है, भेड़ बकरी जैसे। लोकतंत्र कैसे अच्छी चीज हो? क्योंकि लोकतंत्र, देखिए, सामंती शक्तियों का विनाश किए बगैर देश तरक्की नहीं कर सकता, जैसे मैंने कहा। जी लोकतंत्र तो और मजबूत करता है इनको, क्योंकि इसी पे चलता है, जात बिरादरी, कास्ट एंड कम्युनल वोट बैंक पे। जी ये जो पहला चीज लेके चल रहे हैं लोग, जो लोग कहते हैं कि ये वोट चोरी बुरी चीज है क्योंकि ये लोकतंत्र को कमजोर करता है, लोकतंत्र को खत्म कर देता है, जी ये पहले प्रिज्यूम करके चल रहे हैं लोकतंत्र अच्छी चीज है और इसका हनन करना बुरी चीज है। मगर अगर लोकतंत्र अच्छी चीज है ही नहीं तो पूरी इनकी लॉजिक खत्म हो जाती है। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वोट चोरी हो या न चोरी हो, जी। कोई फर्क नहीं। मानिए सपोजिंग वोट चोरी नहीं होती है, सपोजिंग इलेक्शन जो जो रोल इलेक्टरल रोल्स होते हैं सही तरीके से तैयार किए जाए, जी कि उसमें रिगिंग ना हो। जो वोटर है वोट तो डालेगा, वोट जात बिरादरी पे। जी इसका मतलब कि देखिए, हम डेमोक्रेसी लायक है ही नहीं, तो ये बिल्कुल इररिलेवेंट है कि वोट चोरी हो रही है कि नहीं चोरी। मानिए वोट चोरी ना हो, फिर भी क्या फर्क पड़ता? क्या लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा? क्या लोगों को बेहतर जिंदगी मिलेगी अगर मानिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों के जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो पूरा आर्गुमेंट है, मैं इसी पे सवाल उठाता हूँ कि लेके चलना है कि लोकतंत्र अच्छी चीज है। जब अच्छी चीज भारत में जिस तरीके से उसका अमल होता है, तो लोकतंत्र तो बुरी चीज है क्योंकि ये सामंती शक्तियों को और मजबूत करता है। तो बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाता है कि वोट चोरी हुई कि नहीं चोरी हुई। मैं तो, बल्कि मुझसे पूछा गया, एक जर्नलिस्ट ने मेरे इंटरव्यू किया था, जी आपका क्या राय है वोट चोरी पे? मैंने कहा और वोट चोरी होनी चाहिए, सब वोट चोरी हो जाना चाहिए। भारत के लोगों को वोट मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो वोट देने के, क्योंकि तुम वोट दोगे जात बिरादरी पे, नॉट ऑन रैशनल कंसिडरेशंस। जी देखिए, डेमोक्रेसी इज मेंट फॉर पीपल विद रैशनल माइंड्स, जो रैशनल कंसिडरेशन पे वोट दें। ये नहीं कि वो जात बिरादरी पे वोट दें, तो यू आर अनफिट फॉर डेमोक्रेसी। आपको तो, भारत के लोगों को तो वोट देने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। दे आर नॉट फिट फॉर गेटिंग द राइट टू वोट, दे आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी। मैं डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं हूँ एज प्रैक्टिस इन इंडिया। जी डेमोक्रेसी एज प्रैक्टिस इन इंग्लैंड एंड अमेरिका के बारे में मत सोचिए। आप ये देखिए डेमोक्रेसी एज प्रैक्टिस इन इंडिया कैसी चलती है। क्या ये सही नहीं है? मैं सही बात नहीं कह रहा हूँ कि 90% लोग जात बिरादरी पे वोट देते हैं, जी मेरिट ऑफ द कैंडिडेट नहीं देखते हैं, बस उसका जात या मजहब या उस उम्मीदवार का, या जो पार्टी उस उम्मीदवार की पार्टी है, वो पार्टी किस जात और मजहब को रिप्रेजेंट करने का क्लेम करती है। क्या मेरी बात सच नहीं है? जी तो लिहाजा ये क्या फर्क पड़ता है वोट चोरी हो या ना चोरी हो। मैंने एक बार कहा, ये बिहार के चुनाव के बारे में मेरी इंटरव्यू हुई थी कि साहब वोट चोरी हो रही है। मैंने कहा देखिए, मानिए वोट चोरी ना हो, अधिकतम ये होगा कि चुनाव में ये लीडरशिप बिहार की चीफ मिनिस्टर बदल जाए। हालांकि बदला नहीं, उस टाइम इलेक्शन हुआ नहीं था, तो मैंने कहा कि मैक्सिमम ये होगा कि नीतीश कुमार की जगह पे तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर हो जाए। जी मगर इससे क्या आम बिहार की जनता को बेहतर जिंदगी मिलेगी? क्या उनका जीवन स्तर ऊपर होगा? जो मेन एंड है, जो एम है, वो ये होना चाहिए कि लोगों को जीवन स्तर बेहतर मिले। तो मैंने कहा ये वैसे ही हुआ जैसे रामायण में, आपको याद होगा, आपने पढ़ी हो, कि जब ये हुआ कि राजा दशरथ का उत्तराधिकारी कौन होगा, राम होंगे कि भरत होंगे? जी जी उनका बेटा भरत हुआ अगला राजा। तो मंथरा जो दासी थी कैकेयी की, वो आई, और ये रामचरितमानस में है कि
कोई नृप होए हमें कहानी, तेरी छाण का होए रानी। यानी मंथरा ने कहा कि क्या फर्क पड़ता मुझ पे, चाहे राजा, अगला राजा राम हो या भरत हो, मैं क्या रानी हो जाऊंगी? मैं तो दासी की दासी रहूंगी, जी। चाहे राम हो राजा या भरत हो राजा। तो या नीतीश हो चीफ मिनिस्टर या तेजस्वी यादव हो चीफ मिनिस्टर, आम जनता को इससे क्या, वो तो उसकी बदतर जिंदगी वैसी की वैसी रहेगी, हम्म। तो क्या फर्क पड़ेगा? तो जी। ये बिल्कुल रेलेवेंट बातें हैं। वोट चोरी हुई या न हुई, इसका कोई आम जनता के जीवन से कोई मतलब नहीं, ये मेरा कहना। जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी, लेकिन आपने जिस तरीके से लोकतंत्र की जो स्थिति भारत में है और ऐसे में वोट चोरी का जो मुद्दा है वो अहमियत नहीं रखता है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस मार्कंडे काटजू का। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं, अगर ऐसा ही है तो क्या भारत में लोकतंत्र को जो समाप्त करने की दिशा में जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार जुटी हुई है वो सही कार्य कर रही है, या फिर चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, जो हड़बड़ी दिखा रहा है और कुछ बीएलओज और चुनावी अधिकारियों की मौत भी बताई जा रही, कर्मचारियों की मौत हो जा रही है। तो इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं जस्टिस मार्कंडे काटजू? एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जस्टिस मार्कंडे काटजू, जो कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर अपनी बात यहां पर रख रहे हैं। उनका कहना है कि एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा तब तक कोई इसका अर्थ नहीं रह जाता जब तक जो वोट देने की जो प्रक्रिया या फिर कार्यशैली रही है, जाति आधारित जो राजनीति रही है, या फिर मतदाताओं का भी जो अब तक का प्रदर्शन रहा है जैसा दिखता है, उसमें लोकतांत्रिक जो स्थिति है वो एक आदर्श लोकतांत्रिक स्थिति नहीं कही जा सकती है। ऐसे में मार्कंडे सर, मैं समझना चाहती हूँ कि जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की और जिस संविधान पर भारत खड़ा है और उसे आगे बढ़ाया जा रहा है और भारत की छवि जो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में मानी जाती है, लेकिन आपका कहना है कि भारत में लोकतांत्रिक जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, बल्कि असल में लोकतांत्रिक व्यवस्था है ही नहीं। तो फिर आप इसके आगे क्या देखते हैं? जो चुनाव आयोग कर रहा है, फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई हानि नहीं है, और जितने कर्मचारियों की मौत हुई है एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान, एक तरह की हड़बड़ी दिखा रहा है चुनाव आयोग कि आपको 4 महीनों में ही सभी राज्यों में वोटर लिस्ट दुरुस्त करना है। ऐसे में कोई गड़बड़ी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जी देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि लोकतंत्र उन लोगों के लिए, उस आवाम के लिए है जिसका एक मानसिक स्तर ऊंचा हो, यानी जिसका रैशनल माइंड हो। जी। भारत में 80-90% लोग, उनमें भरा हुआ जातिवाद और सांप्रदायिकता। वो वोट देने जाएंगे तो उसी आधार पे वोट देंगे जी। वो रैशनल कंसिडरेशन पे वोट नहीं देंगे। तो हमारा देश लोकतंत्र लायक नहीं है, या नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारी जो आबादी है 90% बिल्कुल सामंती सोच की है। भरा हुआ है हमारे 90% लोगों में जातिवाद और सांप्रदायिकता। अगर आपको जरा भी भारत की जानकारी है तो आपको ये मालूम होना चाहिए। जी हाँ, तो जी, ये सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग, वो उनके दिमाग में जातिवाद और सांप्रदायिकता भरी हुई है। जी। तो क्या चुनावी प्रक्रिया फिर बेमानी हो जाती है? चुनावी प्रक्रिया बंद कर दी जानी चाहिए? बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि आप चुनावी प्रक्रिया का मतलब जातिवाद और सांप्रदायिकता को और आप मजबूत कर रहे हैं। देखिए, हमारे मुल्क में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज। जी। कहीं न कहीं या चुनाव होता रहता है या चुनाव की तैयारियां होती रहती हैं। यानी कि हमारा देश इट इज परमानेंटली इन एन इलेक्शन मोड। इलेक्शन का माहौल हमेशा बना रहता है। जी। इलेक्शन जीतने का क्या तरीका है कि पोलराइज करो सोसाइटी को, यानी कि नफरत फैलाओ हिंदू मुसलमानों में जाति के आधार पे, ताकि हमारा वोट बैंक मजबूत हो। तो
कैसे देश तरक्की करेगा? क्यों, जब ये इसी पे चल रहा है पूरा, तो ये तो मैं बिल्कुल ही डेमोक्रेसी के खिलाफ हूँ। वी नीड सम काइंड ऑफ मॉडर्न माइंडेड डिक्टेटरशिप। ये मुल्क है नहीं फिट फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि पीपल 90% पीपल डोंट हैव रैशनल माइंड्स। दे आर फुल ऑफ कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। जातिवाद और सांप्रदायिकता लोगों के दिमाग में भरी हुई है। जी। अनपढ़ लोग नहीं, पढ़े लिखे लोगों में भरी हुई है। तो कमी कहाँ पे जस्टिस काटजू, ऐसे में कमी कहाँ पर रह गई? इतने वर्ष हो गए आजादी के। जी, एक कमी है कि जब तक आपके अवाम की मानसिकता नहीं बदलेगी और आधुनिक दिमाग लोगों का नहीं होगा, तब तक आपके लोकतंत्र बिल्कुल बेमानी है, मीनिंगलेस, बल्कि और बुरी चीज है, क्योंकि और मजबूत करता है सामंती शक्तियों को। बिल्कुल यहाँ होना नहीं चाहिए। लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम उसका दुरुपयोग करोगे। जाति और मजहब के आधार पे तुम वोट डालोगे। तो ये सब, मैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। फिर क्या वोटिंग राइट्स पर आपकी टिप्पणी? फिर क्या वोटिंग राइट्स अबॉलिश किए जाने चाहिए? बिल्कुल अबॉलिश करने चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आप 90% लोग जो हैं भेड़ बकरी जैसे वोट देंगे जाति और मजहब के आधार पे। मैंने तो कभी वोट दिया ही नहीं, मैं कभी जिंदगी में दूंगा नहीं वोट। 80 साल का हो रहा हूं, क्योंकि मेरे एक टुकड़ों वोट का कोई मतलब नहीं है। वहां वो वोट पड़ गए, 2 लाख यादव वोट पड़ गए, 2 लाख दलित वोट पड़ गए, 2 लाख मुस्लिम वोट पड़ गए, 2 लाख जाट वोट पड़ गए। भेड़ बकरी जैसे झुंड का झुंड जाता है और वो अब सिर्फ अपना जाति और मजहब देखता है। तो मैं क्यों इस पागलपन में शामिल हूं? आई नेवर वोट। क्या फायदा? मेरे वोट का कोई मतलब ही नहीं है। वहां एक झुंड वोट देता है जाति और धन के आधार पे। फिर भारत में तंत्र जो है, एक समाज तंत्र है और सरकार का तंत्र जो सिस्टम है, ये किस फिर आधार पर या फिर किस सिस्टम के जरिए, किस प्रक्रिया के आधार पर चलाया जा सकेगा? क्योंकि भारत को तो विकसित बनना है और भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना हम देख रहे हैं। देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। सवाल ये, जब तक ये यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलेगी, आपका देश विकसित नहीं होगा और यही सांप्रदायिकता और जातिवाद चलती रहेगी। कहना का कुछ भी कह जाइए, मगर लोकतंत्र आपको पिछड़ा रख रहा है, आपका नुकसान कर रहा है। आप कोशिश करिए। दिस कंट्री रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ मॉडर्न माइंडेड डिक्टेटरशिप, टोटली अनसूटेबल फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि आप लोगों के जनता के रैशनल माइंड्स नहीं है। आप दलितों को नीच मानते हैं। अधिकांश जो उच्च जाति के लोग हैं, इवन ओबीसी, वो दलितों को नीच मानते हैं। जी जी। तो ये मैंने एक बार, मैं आपको एक उदाहरण दूं। मुझे बुलाया गया था देहरादून यूनिवर्सिटी ने जी टॉक देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो कई साल हो गए। तो वो बड़ा भारी हॉल था जिसमें मुझे बोलना था। तो खचाखच भरा था, 300-400 कुर्सियों पे लोग बैठे थे और 100-150 खड़े भी थे। तो फ्रंट रो पे बैठे थे सारे प्रोफेसर देहरादून यूनिवर्सिटी के, बढ़िया टाई और सूट पहने, और कोई हार्वर्ड या येल यूनिवर्सिटी का डॉक्टरेट पाए हुए, या कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का डॉक्टरेट, और लेडी प्रोफेसर भी वो कलरफुल साड़ीज में। सेकंड रो में एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे थे। और सबसे पीछे पे लड़के लड़कियां स्टूडेंट होते, कई खड़े थे। तो मैंने, मेरी स्पीच आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे जाइए, टाइप करिए जस्टिस काटजू देहरादून लॉ कॉलेज। जी। मैंने कहा, ये फ्रंट रो पे आपके जो बैठे हैं प्रोफेसर, बढ़िया सूट टाई पहने, और कोई हार्वर्ड, कोई येल से डॉक्टरेट लिए हुए, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, मैं 2 मिनट में सिद्ध कर दूंगा कि इनके खोपड़े में गोबर भरा है। यही मेरे शब्द थे। मैंने कहा, इनसे पूछिए कि इनकी लड़की किसी दलित से शादी करना चाहे तो राजी होंगे? नहीं राजी होगा। कई तो कत्ल करवा दें, ऑनर किलिंग करवा दें। मैंने कहा 2 मिनट नहीं लगा, 1 मिनट में मैंने सिद्ध किया।
जी जिसके में जातिवाद भरा हुआ है। जातिवाद को मैं गोबर मानता हूँ, जी। भूसा मानता हूँ, कूड़ा मानता हूँ। हम्म। ये आपके प्रोफेसर हैं जो हार्वर्ड और येल के से पीएचडी लिए हुए, वो भी जातिवादी हैं। हम्म। जो पढ़े लिखे सो कॉल्ड हाईली एजुकेटेड पीपल का ये हाल है, तो आप समझिए आम आवाम का क्या हाल हो। जी क्या हुआ जातिवाद और कम्युनलिज्म यहाँ के लोगों को। कोई मुसलमान लिंच हो जाता है, हम्म। हम हिंदू का जू नहीं रेंगती है। आइदर ही इज इंडिफरेंट, या समझता है कि एक टेररिस्ट कम हो गया, ही इज हैप्पी। जी जी। ऐसे में किसको आप सबसे बड़ा गुनाहगार मानते हैं? अगर भारत की लोकतंत्र की अगर ये स्थिति है, तो भारत एक समाज के रूप में अगर ऐसा है, तो सबसे कमजोर कड़ी आप किसे मानते हैं? हम क्या किसके सर ये आरोप मढ़े कि उसकी नीतियां विफल रहीं, इसीलिए भारत का समाज जो है जातिवादी और सांप्रदायिकतावाद में जो है फंसा हुआ है और उलझा हुआ है? देखिए, मैंने कहा कि राजनीतिक दलों पर आप ये कहेंगे कि उनकी जिम्मेदारी बड़ी है? देखिए, राजनीतिक दल का तो एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से अगला चुनाव जीते। जी और सभी राजनीतिक दल का, मैं कह रहा हूँ किसी विशेष राजनीतिक दल का नहीं, और चुनाव जीतने का तरीका है कि जातिवाद और मजहबवाद के आधार पे वोट बैंक अपना सिक्योर करो। जी। सब यही करते हैं। हम्म। यहाँ की राजनीतिक लोग तो बिल्कुल ही अटली वर्थलेस, उनकी तो बात ही मत करिए। फिर क्या शिक्षा को आप समझते हैं कि वो माध्यम बन सकता है? अरे भाई, मैं शिक्षकों की बात कर रहा हूँ जो पीएचडी थे देहरादून यूनिवर्सिटी में, पीएचडी फ्रॉम हार्वर्ड येल, वो शिक्षक थे, प्रोफेसर थे देहरादून यूनिवर्सिटी, और जातिवाद भरा हुआ है। जी। जब शिक्षक का खोपड़े में भरा हुआ है जातिवाद और सांप्रदायिकता, तो आप किस शिक्षक की बात कर रही हैं? यहाँ शिक्षक भी वैसे ही हैं, जातिवादी और सांप्रदायिक। हम्म। यहाँ तो देखिए, एक महान क्रांति होनी है भारत में, और उसमें बहुत वक्त समय लगेगा। एक महान जन संघर्ष जो जातिवाद और सांप्रदायिकता के ऊपर उठ सके, एंड जिसका नेतृत्व आधुनिक सोच के सच्ची में देशभक्त लीडर्स उसको लीड करें, और उसमें 10, 15, 20 साल लगेगा। बड़ी लंबा उसमें अरसा लगेगा और बड़ा कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, तब जाके नई व्यवस्था पैदा होगी, जिसके अंतर्गत फिर देश का तेजी से औद्योगिकरण और आधुनिकता आएगी और लोगों का जीवन स्तर ऊपर बढ़ेगा। हमारा देखिए देश क्या है, राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय उद्देश्य है देश में जो व्यापक गुर्बत है, व्यापक बेरोजगारी, व्यापक बाल कुपोषण, व्यापक स्वास्थ्य लाभ अभाव, व्यापक अच्छी शिक्षा अभाव, इस सब को खत्म करके लोगों को अच्छा जीवन देना, ये हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य है। तो ये ऐसी व्यवस्था में हो सकता है जिसमें जिसके लीडर्स हों वो वास्तव में देश प्रेमी हो, वास्तव में आधुनिक सोच के लोग हों, तो ये इस संवैधानिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं हो सकता। हमारे देश की जो समस्याओं का समाधान है, जो सोशियो इकोनॉमिक इवल्स हैं, उनका सलूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है, इट इज आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। यानी एक महान जन संघर्ष जो अंत में एक महान जन क्रांति के रूप में इट विल कल्मिनेट, और उसमें बड़ा वक्त लगेगा, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, वही देश की समस्याओं का समाधान है। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हो, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो चला है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। दर्शकों से अनुरोध, जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस मार्कंडे काटजू। मार्कंडे सर, समझना चाहूंगी, आप जन क्रांति की बात कर रहे हैं, 10 से 15 साल कह रहे हैं कि इसमें लगने वाले हैं। ऐसे में मौजूदा वक्त में कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जिस जातिवाद और जिस सांप्रदायिकता को आप सबसे बड़ी जो है एक कमजोरी मान रहे हैं भारतीय लोकतंत्र की, राहुल गांधी कहते हैं कि जातिगत अगर सर्वे करा लिया जाए, जनगणना करा ली जाए, तो इसको दुरुस्त किया जा सकता है। आपका आकलन?
जी। देखिए, राहुल गांधी के खोपड़े में कुछ नहीं है, बकवास कुछ भी करे कहने को। मगर जब चुनाव आता है वो भी इस पे रिलाई करना पड़ता है, कास्ट कास्ट एंड कास्ट वोट बैंक पे। देखिए ये सब देखिए, मैं आपको जरा समझाना चाहता हूँ। आज हाल ये है कि चीन, चाइना में कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है, मगर उसके जो नेता हैं चाइनीज लीडर, वो तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, जी। टोटल फोकस है ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हाल ये हो गया है कि जो मैंने गूगल में देखा कि चाइनीज इकोनॉमी 19 या 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, जबकि अमेरिकन इकोनॉमी आई थिंक 31 ट्रिलियन डॉलर। और तो यानी चाइना तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और 10-20 साल में अमेरिका के बराबर आ जाएगा। और चाइना की आबादी और भारत की आबादी लगभग एक जैसी है, 140 करोड़ के थोड़ा ऊपर। जी। मगर हमारे देश में जो नेताओं का जो फोकस है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, वो है कि कैसे अगला चुनाव जीता जाए। पता कि हमारे यहाँ 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी अपार्ट फ्रॉम पार्लियामेंट। जी। तो हमेशा एक चुनाव का माहौल बना रहता है, या चुनाव होता। अभी बिहार का चुनाव हुआ, अब अगले साल अर्ली नेक्स्ट ईयर होगा तमिलनाडु में, आसाम में, केरल में, पौंडीचेरी वगैरह। हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है या चुनाव की तैयारियां होती रहती है। जी। चुनाव का माहौल परमानेंट है। और जी। चुनाव जीतने का तरीका है कि पोलराइज करो सोसाइटी, नफरत फैलाओ हिंदू मुसलमानों में, जातियों के आधार पे, ये वो। हमारा नेताओं का फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, फोकस क्या है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाए। अरे राम मंदिर बनने से क्या करोड़ों नौकरियां पैदा हो जाएंगी, क्या गुर्बत दूर हो जाएगी? मगर इट इज अ बिग वोट कैचर, डिवाइस फॉर कैचिंग वोट्स, क्योंकि लोग मानते हैं कि बहुत अच्छी चीज है अयोध्या में राम मंदिर बनना। जी। तो दादा, ये फर्क है चाइना और इंडिया में कि हम लोग तो आवर लीडर्स आर फोकस्ड इन विनिंग द नेक्स्ट इलेक्शन। उसका तरीका है कास्ट और कम्युनल वोट बैंक पे रिलाई करना। जी। जब चाइना में कोई इलेक्शन नहीं होता है तो लिहाजा वो तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने देखा कि चाइना की 142 करोड़ आबादी में से दे हैव लिफ्टेड मोर देन 80 करोड़ अबव द पॉवर्टी लाइन। आप गूगल में देख लीजिएगा, मोर देन 80 करोड़ चाइनीज हैव बीन लिफ्टेड अबव द पॉवर्टी लाइन। जबकि 1949 में जब उनकी रेवोल्यूशन हुआ था, उसके पहले चाइना का बहुत बुरा हाल था। 95% चाइनीज तब बहुत गुर्बत में रहते थे, पुअर और लैंडलेस पेजेंट्स, बिल्कुल दरिद्र अवस्था में थे। आज वही चाइना सुपर पावर हो गया, यानी रीजन अबव यूरोप, अमेरिका के पीछे है, बट उससे भी रैपिडली ड्रॉइंग नियरर टू अमेरिकन इकोनॉमी। और क्या है कि हम फंसे हुए हैं इसी में, जातिवाद और सांप्रदायिकता में, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम पार्लियामेंट्री इलेक्शन इसी पे आधारित है। तो कैसे हम आगे बढ़ सके? तो काटजू सर, क्या आप चाहते हैं कि जिस तरीके से चीन में तानाशाही है, सिंगल पार्टी नेशन है चीन, वैसा ही भारत में भी हो जाना चाहिए, वन पार्टी नेशन? देखिए, मैं बिल्कुल तानाशाही के फेवर में है, मगर आधुनिक नेताओं के लीडरशिप में तानाशाही 2 प्रकार की हो सकती है। तानाशाही पिछड़े दिमाग, जैसे पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक थे, वो चाहते थे कि पाकिस्तान को पीछे ढकेलना, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म वो उसका बढ़ावा कर रहे थे। आर्मी जनरल थे, तानाशाह थे, मगर वो देश को पीछे ले जा रहे थे। और वहीं मुस्तफा कमाल टर्की में थे, वो भी आर्मी जनरल थे, मगर उन्होंने 1920s में मॉडर्नाइज किया टर्की, उसने अबॉलिश कर दिया ये शरिया, बुर्का, मदरसा सब खत्म कर दिया, सुल्तान खलीफा को निकाल दिया और कहा कि सब लड़कियों को स्कूल भेजा जाएगा। पहले लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। और उसने इंडस्ट्री लगाई, मॉडर्नाइज किया और अबॉलिश कर दिया ये सारा ये बुर्का वगैरह।
अच्छा, तानाशाह जो आप बात कह रही हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। जी। एक तानाशाह तानाशाह जो देश को आगे ले जाते हैं, और एक तानाशाह जो देश को पीछे ले जाते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसा तानाशाह जो देश को आगे ले जाए, यानी लोगों को बेहतर जिंदगी दे, जो तो इस देश को। वक्त, जी, इस वक्त भारत में ऐसा कोई व्यक्ति या फिर लीडर जिसे आप जो है एक आधुनिक लीडर या फिर नेता मानते हो? नहीं, आज देखिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि आप कई बार कहते हैं कि आधुनिक देशभक्त नेता ये कहाँ हैं। कई लोगों ने मुझसे, जी। मैंने कहा देखिए, ये बात सही, अभी कहीं नहीं दिखाई देते। अभी जो हमारे नेता हैं बिल्कुल बेकार किस्म के लोग। मगर ये ऐतिहासिक अनुभव बताता है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस शोज, कि जब कोई देश संकट में आता है, whenever a country is in a crisis, तो नेचर थ्रोज अप ग्रेट लीडर्स। जैसे उदाहरण के लिए इंग्लैंड में 17th सेंचुरी में स्ट्रगल हुआ बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट, तो वहां पे ओलिवर क्रॉमवेल, जो अनजान थे पहले, वो उभर के आए और उन्होंने लीड किया पार्लियामेंट्री फोर्सेस को अगेंस्ट द किंग। या अमेरिका में अमेरिकन रेवोल्यूशन में जी। जो जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन में रोबेस्पियर आए, रशियन रेवोल्यूशन में लेनिन आए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आएंगे आगे चल के अच्छे नेता, अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये ऐतिहासिक अनुभव बताता है कि जब देश संकट में पड़ता है तो प्रकृति अच्छे नेताओं को ऊपर लाती है। तो आएंगे, मगर उनका इंतजार करना पड़ेगा। जी। मैं थोड़ा सा एक सवाल ये ज़रूर समझना चाहूँगी आपके माध्यम से कि जब आप चीन का उदाहरण देते हैं तो चीन में इतनी विविधता नहीं है, बल्कि वहाँ पर भी जो मुस्लिम है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उइगर मुसलमान, उनके खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन और हिंसा की खबरें सामने आती रही हैं। और भारत के समाज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर तरह तरह के धर्म, तरह तरह की जातियाँ मौजूद है, और इसीलिए कहा जाता है कि लीडरशिप को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए जो भारत का लोकतंत्र है वो दुनिया में एक ऐसे लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है जो विविधता के बावजूद जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोकतंत्र यहाँ पर स्थापित है। जस्टिस काटजू, देखिए, ये थ्योरी में आपने जो बात कही कि थ्योरेटिकली तो ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारा सेकुलर कंट्री है, विविधता है। ये इधर जो कोशिश की जा रही है कि टू कन्वर्ट इंडिया फ्रॉम अ सेकुलर स्टेट टू अ हिंदू स्टेट, जी जी, क्या खतरनाक चीज है। क्योंकि इतनी विविधता है भारत में कि एक ही पॉलिसी चल सकती है भारत में। जो महान सम्राट, मुगल सम्राट अकबर की पॉलिसी थी, उसका नाम था सुलह-ए-कुल। सुलह-ए-कुल का मतलब है गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन एंड कम्युनिटीज। वो अकबर बादशाह ने शुरू करी, इसीलिए मुगल साम्राज्य इतना लंबा चला, बिकॉज इट वाज इंक्लूसिव। जी। अकबर के कोर्ट में राजा टोडरमल जो हिंदू थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर थे, पूरा फाइनेंस कंट्रोल करते थे मुगल एम्पायर का। और कई हिंदू जैसे बीरबल मान सिंह फेमस जनरल थे, इन्हें सबको बराबर इज्जत दिया गया। तो यही पॉलिसी है जो कि चल सकती है और आगे ले जा सकती है हमारे देश को। अगर आपने इसको हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट किया, अब देखिए, सोचिए क्या होगा। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, दे आर 95% क्रिश्चियंस। जी। तो वो भारत को छोड़ देंगे। वो कह देंगे जब अब आप हिंदू राष्ट्र हो गए, हम तो क्रिश्चियन, तो हम नीच हो गए, तो हम नीच होना के लिए हम राजी नहीं हैं, तो हम भारत को दे विल सेसीड फ्रॉम इट। फिर कश्मीर में 95% मुस्लिम्स हैं, वो छोड़ देंगे भारत को। फिर ये सिख लोग चला रहे हैं, उनका क्या वो आंदोलन, खालिस्तान, तो लिहाजा और बंटवारे होंगे और बर्बादी होगी देश की। तो ये बहुत खतरनाक चीज है कि टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ हिंदू स्टेट, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ कि आपको जो मुगल बादशाह अकबर की पॉलिसी थी सुलह-ए-कुल, उसी पर चला सकते हैं, वरना मुल्क चल नहीं सकता है। जी, एक ब्रेक लेती हूँ मैं जस्टिस काटजू। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर और लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हमारे साथ जुड़े हुए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जस्टिस मार्कंडे काटजू। जस्टिस काटजू, ऐसे में मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपकी एक टिप्पणी लेना चाहती हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से सही रास्ते पर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है? ये ऐसा दौर है जब भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखे जाने की बात हो रही है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो सत्ता के साथ मिला हुआ है और उसके फैसले जो है, निर्देश हैं, कहीं ना कहीं सत्ता से प्रभावित नजर आते हैं। जी देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट पे बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले बार मैंने आलोचना की थी सुप्रीम कोर्ट की, तो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट कोर्ट चल गया। तो मैं दोबारा नहीं चाहता हूं मुझ पे कंटेम्प्ट। तो मुझे माफ करिए, इस पे इसका जवाब मैं नहीं देना। ठीक है। फिर आपने भारत के लोगों के विकास की बात कही है, लेकिन दुनिया जिस तरीके से बदल रही है, ऐसे में भारत के लोगों का विकास जो है संभव दिखता है जब ट्रंप जो है अपनी मनमानी करते हैं, भारत पर 50% का टैरिफ लगाते हैं और भारत में भी जो एक अर्थव्यवस्था का मॉडल है उस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि भारत में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब और भी गरीब होता जा रहा है, यानी कि जो असमानता की खाई है वो चौड़ी हो गई है। देखिए, हमारा, मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय उद्देश्य होना चाहिए कि देश में व्यापक गरीबी, व्यापक भुखमरी, व्यापक बेरोजगारी, व्यापक अच्छे स्वास्थ्य लाभ और अच्छी शिक्षा का अभाव, इन सब सामाजिक बुराइयों को दूर करना, ये हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य होना चाहिए जी। और अभी संभव है जब हम एक माइटी ट्रांसफॉर्मेशन करें भारत का, फ्रॉम अ बैकवर्ड टू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, जैसे चाइना बन गया जी। क्योंकि जब तक हम मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट नहीं बनेंगे, हम कभी गुर्बत और बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी ये सब दूर नहीं कर पाए। लिहाजा पूरा हमारा एफर्ट इस डायरेक्शन में होना है जी। वो इस भी मौजूदा जो संवैधानिक व्यवस्था उसके अंतर्गत नहीं हो सकता। ये जो महान परिवर्तन है पिछड़े राष्ट्र से आधुनिक, महान आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बनाने का, ये एक क्रांति के द्वारा ही हो सकता है। ये जो अभी मौजूदा व्यवस्था इसके अंतर्गत बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मौजूदा व्यवस्था चलती है ये भारत की जो लोकतंत्र पे, जो कि आधारित है जी, जातिवाद और सांप्रदायिक सामंती शक्तियों पे, तो ये तो और पिछड़ा रख रहा है हम लोग को। तो लिहाजा संविधान के अंतर्गत हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। तो क्या इस वक्त जिस तरीके से अडानी ग्रुप को लेकर तमाम फैसले सामने आते हैं, आपने एक जायंट इंडस्ट्रियल जो है उसकी ज़रूरत बताई है भारत की तरक्की के लिए, तो क्या इस दिशा में अडानी ग्रुप जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है या फिर सरकार का समर्थन हासिल है, ये तरीका जायज़ है या फिर सही है? देखिए, ये अडानी अंबानी ये तो थोड़े से लोग, आप जानते हैं हमारे देश में शायद 10 व्यक्ति हैं भारत के जो आधा भारतीय अर्थव्यवस्था पे राज करते हैं। 10 individuals own 50% of the total wealth of India। जी जी। है अमीर और गरीब में और बढ़ती जा रही है। 10 के बाद इतना धन है जो बाकी नीचे 50% भारतीय जनता के पास है। तो ये तो भयंकर बुराई है। इसको कैसे, मैं ये थोड़ी चाहता हूं कि अडानी और अंबानी ही तरक्की करें, मैं चाहता हूं पूरी भारत की आवाम तरक्की करे, सब लोगों की जीवन स्तर ऊपर बढ़े। ये नहीं कि सिर्फ अंबानी और अडानी के बल बढ़े। लेकिन आपने अडानी की बात, भाई 2-4 इंडिविजुअल्स के नाम लेने से फायदा क्या? आम आवाम की बात करिए जी। आम आवाम का जीवन बेहतर हो रहा है कि नहीं, ये सवाल है जी। और आपको उदाहरण दूं, 2-4 सुनिएगा उदाहरण जी। देखिए, 12 मिलियन यूथ, 12 मिलियन यानी 1.2 करोड़ यूथ आर एंटरिंग इनटू द इंडियन जॉब मार्केट एवरी ईयर। अगर ओनली 0.5 मिलियन जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बाकी 11.5 मिलियन
ये युवा कहाँ जाते हैं? दे बिकम हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, बाउंसर्स, स्ट्रिंगर्स, क्रिमिनल्स, बेगर्स, सुसाइड्स, लड़कियां प्रोस्टिट्यूट हो जाती हैं। एक सरकारी नौकरी चपरासी की एडवर्टाइज होती है, हजारों एप्लीकेशन आते हैं, उसमें बहुत सारे पीएचडी, एमएससी, एमबीए इंजीनियर भीख मांग रहे हैं चपरासी की नौकरी। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट का हाल है। प्राइसेस आप जानती हैं भारत में जब स्काई रॉकेटेड, जो आम आदमी खाता है आटा दाल, उसका दाम आसमान छू रहा है जी। फिर जो हमारे ये समझिए बाल कुपोषण का जो हाल है, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, जी। गूगल में आप देख लीजिएगा, टाइप करिए चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वो बताता है कि हर दूसरा बच्चा भारत का कुपोषित है, ठीक से खाने को नहीं मिलता। और सिचुएशन और बदतर, 4-5 साल में वी हैव स्लिप्ड फ्रॉम पोजीशन नंबर 101 आउट ऑफ 125 कंट्री सर्वे टू पोजीशन नंबर 107। 4-5 साल में और बदतर हो गई। बच्चे, आधे बच्चे स्टंटेड, वेस्टेड हैं जी। 57% इंडियन विमेन आर एनेमिक। हेल्थ केयर का ये हाल है। कुछ तो मैं दिल्ली में जैसे बैठा हूं, कुछ तो बड़े अच्छे दिल्ली में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मैक्स है, फोर्टिस है, अपोलो है, मेदांता है, जी, वंडरफुल हॉस्पिटल, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। आम आदमी जा ही नहीं सकता है। तो आम आदमी कहाँ जाता है? वो जाता है क्वैक्स के पास। क्वैक को हिंदी में कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, जिसके पास कोई डिग्री उग्री नहीं, फर्जी डॉक्टर। क्योंकि क्या करे, असल डॉक्टर के पास जाने का पैसा नहीं है आम आदमी के पास। आप जाइए, यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट, शायद आपने कभी देखा हो। तो वहां जो ओपन स्पेस है, सामने बैठे हुए हैं सैकड़ों लोग, बिल्कुल जैसे इट लुक्स लाइक रेलवे स्टेशन। कोई पूछने वाला नहीं, कई घंटों कई दिनों बैठे रहते हैं बेचारे, कोई पूछने वाला नहीं। और उसी के सामने है सफदरजंग हॉस्पिटल, उसका भी यही हाल है। तो लिहाजा हेल्थ केयर आम आदमी को मिलता नहीं है। तो यानी सिचुएशन इज, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया इज वेरी बैड। ये सब बात देखिए, बहुत बात आती है कि देखिए जीडीपी ग्रोथ हो रहा है इंडिया का, और इंडिया शाइनिंग, ये सब, और वो डिजिटल इंडिया आ गया है, और बुलेट ट्रेन चल रही है, इंडियन रॉकेट रीच द मून, ये सब जी। ये दूसरा सवाल कोई नहीं पूछता है कि एक मिनट के लिए अगर मान भी लिया जाए कि जीडीपी ग्रोथ हो रही है, हालांकि ये जो स्टेटिस्टिक दिए जाते हैं इन पर मुझे बड़ी शुभा है, फर्जी स्टेटिस्टिक, मगर एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि जीडीपी ग्रोथ हो रही। दूसरा सवाल ये है कि इस जीडीपी ग्रोथ का फायदा किसको हो रहा है? Who is getting the fruits of this GDP growth? Is it only a handful of Ambanis and Adanis, or is it the general public? ये दूसरा सवाल कोई नहीं पूछता जी। बस वो जीडीपी ग्रोथ, अरे एक हैंडफुल मानिए हो भी रहा है एक मिनट के लिए, हालांकि इस पे भी मुझे शक है, मगर इसका फायदा किसको मिल रहा है? इज इट ओनली जस्ट अ हैंडफुल ऑफ बिग बिजनेसमैन, और इज इट द जनरल पब्लिक? ये सवाल कोई नहीं पूछता जी। ये सवाल ही तो विपक्ष पूछना चाह रहा है, और विपक्ष को जो है अवसर नहीं मिलता जी। विपक्ष को चाहिए सत्ता, विपक्ष सत्ता में आ जाए, वो भी यही करेगी जो अभी सत्ता में है। ये 60 साल तो कांग्रेस ने हुकूमत करी, कितना लूटा भारत को, लूट लिया भारत को कांग्रेस ने। यानी जब यूपीए गवर्नमेंट थी जिसमें कांग्रेस लीडरशिप में, तो हर दूसरे हफ्ते कोई स्कैम आ रहा था, and scam not of crore but lakhs of crore, कोलगेट स्कैम, 2G स्कैम, CWG स्कैम, हर दूसरे हफ्ते एक नया स्कैम, करोड़ों का नहीं लाखों करोड़ों का। ये सब पैसा कहाँ गया जी? उस वक्त फॉर्मली तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, बट एवरीबॉडी नोज द रियल प्राइम मिनिस्टर वो सोनिया गांधी जी। और तो 90% ये पैसा सोनिया गांधी ले गई होगी, अपने फॉरेन बैंक्स में जमा कर दिया, बिलियन ऑफ डॉलर्स, नॉट रुपीज जी, लूट लिया सोनिया गांधी ने हिंदुस्तान। तो ये ब्लेम करना, देखिए मैं कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, बट नाइदर आई हैव एनी इल्यूजन अबाउट कांग्रेस। बीजेपी तो सिर्फ 10-11 साल राज किया है, कांग्रेस तो 50-60 साल
राज किया और लूट लिया भारत को इन लोगों ने। जी तो लिहाजा मैं कोई ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूं कांग्रेस का, रियलिटी जानिए। जी ऐसे में सवाल वहीं पर खड़ा है कि फिर भारत को विकसित बनाने की जिम्मेदारी कौन उठाए? जिस आधुनिक नेता की आप अपेक्षा कर रहे हैं वो इस वक्त भारत में कहीं नज़र नहीं आता, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही जो दामन है वो दाग से और कई सवालों से घिरे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जस्टिस कारजू, क्योंकि समय अब समाप्ति का इशारा कर रहा है और हमें अब कार्यक्रम पर विराम लगाना पड़ेगा। लेकिन आपका बहुत बहुत आभार कि आपने समय दिया और हमारे मंच पर आए, हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। धन्यवाद जी। और अब दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी बात हम तक पहुँचानी है तो बेझिझक हमें ईमेल भेजें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक पहुँचा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।